और अब हम बात करेंगे ट्विशा फाइल्स की। भोपाल का ट्विशा शर्मा केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। ट्विशा की मौत पर घरवाले सवाल उठा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। ट्विशा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आत्महत्या की बात सामने आई है। ट्विशा के घरवाले दूसरे पोस्टमार्टम की मांग लगातार कर रहे हैं। ट्विशा का केस एक ऐसा केस बन गया है जिसकी फाइल में कई उलझे हुए पन्ने हैं जिनका सुलझना बेहद जरूरी है। आत्महत्या या कुछ और, डिप्रेशन या ड्रग्स, बीमारी या घरेलू कलेश। ट्विशा केस में ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर कई तरह के दावे और आरोप हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत होती है। मौत कैसे हुई? क्या मौत के पहले ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली? क्या जांच में लापरवाही हुई? क्या किसी के दबाव में कुछ छुपाने की कोशिश की गई? ऐसे कई सवाल हैं जो ट्विशा केस की फाइल में पन्ने तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इन पन्नों में जो सवाल हैं उनके जवाब आना बहुत जरूरी है। सवाल, क्या ट्विशा डिप्रेशन में थी? ट्विशा की सास ने आरोप लगाए थे कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसका ट्विशा के घर वालों ने पूरी तरह खंडन किया था। एनडीटीवी को ट्विशा के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट मिली है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर पता चलता है कि ट्विशा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से पीड़ित थी। ट्विशा को नींद और डिप्रेशन की दवाइयां दी जा रही थी। वो स्ट्रेस, एंजाइटी यानी घबराहट से भी जूझ रही थी। जानकारी आई है कि मौत से पहले 28 अप्रैल से 6 मई तक इलाज भी चला। इलाज करने वाले डॉक्टर ने ये तो कहा है कि इलाज कर रहे थे, लेकिन पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन का एक नियम होता है। देखिए, पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हमारे प्रोफेशन में एक बड़ी और मूल जिम्मेदारी है। इस कारण से मैं किसी भी पेशेंट विशेष की व्यक्तिगत जानकारी या उनकी मेडिकल बातें आप सबसे साझा नहीं कर सकता। सवाल, क्या ट्विशा ड्रग्स लेती थी? ट्विशा की सास ने ड्रग्स लेने और मानसिक रूप से बीमार होने की बात कही थी, जिसका ट्विशा के घर वालों ने खंडन किया था। अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट। लेकिन when we had gone to काकोली रॉय जी के पास हम लोग साथ को गए थे। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया? तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 वीक्स 2 डेज, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो। इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए, ड्रग का इल्जाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज नो ड्रग फाउंड इन आवर बॉडी। आज आप ये देखिए कि एक इल्जाम लगाना कितना आसान है। सिंकोफीनिया बताया जा रहा है उसको, जबकि लड़की, आप भी देख के आए कि उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, सारी जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि कितनी अच्छी डायनामिक लड़की थी। In PM there is nothing about drugs and in our investigation we have also not found such kind of things. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स की कोई बात नहीं है। सवाल ये कि गिरिबाला सिंह खुद एक रिटायर्ड जज हैं, फिर बिना कुछ साबित हुए ऐसे आरोप क्यों लगाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स की बात खारिज कर दी गई है। ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताया गया है। बेल्ट का फंदा बनाकर सुसाइड करने की बात सामने आई है। शरीर पर चोट के निशान की बात है। लिगेचर रिपोर्ट में भी ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताया गया। विसरा, ब्लड सैंपल एफएसएल जांच के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। नेल क्लिपिंग्स डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। सवाल, क्या गर्भपात को लेकर झगड़ा था? ट्विशा केस में गर्भपात वाली बात को लेकर भी काफी सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि एक सप्ताह पहले एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने का कथित इतिहास लिखा गया है, इसलिए यूट्रस सुरक्षित रखा गया है।
ट्विशा की सास ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्विशा ने खुद अपना गर्भपात करवाया था, वहीं ट्विशा के घर वालों ने इसे बिल्कुल गलत करार दिया है। 7th को she must have taken the pill. उसका MTP पूरा उसने करा लिया। फिर we had to support her. शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, because she had lot of to bear a child is lot of hormonal balances also. मैंने उसकी मदर को फोन किया, I said you are needed now. 5 महीने में they never came except once, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, and the next time वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर दुख आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे और यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। इस केस में पुलिस की जांच पर सवाल उठे। पुलिस ने माना है कि आत्महत्या के लिए बेल्ट को नहीं ले जाना गलती थी, लेकिन इससे जांच पर कोई असर नहीं पड़ा। तो एक तो जो इसमें आयो थे, क्या उनसे कुछ सवाल जवाब होंगे, और दूसरा क्या इससे पोस्टमार्टम की जांच पर कोई असर पड़ा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वो FSL टीम ने उस पट्टे को जब्त किया था। वो किसी कारण से उसको लापरवाही भी कह सकते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं भेज पाए थे, लेकिन उसको जैसे ही पता लगा उसको डॉक्टर के पास भेजा और डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, तो इससे इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि पुलिस की लापरवाही एक जगह और दिख रही है। FIR में ट्विशा की उम्र का जिक्र 3 बार किया गया है और तीनों बार ये अलग अलग है। एक जगह ट्विशा की डेट ऑफ बर्थ 16 अप्रैल 1987 लिखी गई है, दूसरी जगह ट्विशा की उम्र 33 साल और तीसरी जगह 31 साल बताई गई है। सवाल, क्या दहेज बना विवाद? हम लोग वो हैं जो हमने समर्थ ने और मैंने, हम लोग के जो राइट्स हमारे पैटर्नल हाउस में भी, मैंने मेरे ससुराल पक्ष में, उसमें भी हम लोगों ने उसका रेलिंक्विशमेंट किया है, परित्याग किया इन फेवर ऑफ दैट फैमिली। हमने एक छदाम वहाँ से नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर एक छदाम न लेने के स्थान पर हमने दिया इतना, जिसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास। कोई भी नहीं पैसे नहीं दिए, बस यही है कि जब वो थोड़े बहुत पैसे डालता हुआ सारे उसमें ही करवाता हुआ। हमें तो इस बात का कुछ भी मालूम नहीं है। उसको 13 तारीख की टिकट हुई है हमारी, फिर 15 तारीख की उसने करी है, तो वो उसके मोबाइल में ही हो गई, उसने पैसे मांगे, वो वाली चैट मेरे पास में है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज मांग और घरेलू प्रताड़ना की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। BNS की धारा 80(2) यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 85 यानी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न और धारा 3(5) यानी आपराधिक साजिश शामिल है। साथ ही दहेज निषेध कानून की धारा 3 और 4 के तहत दहेज लेने और मांगने के आरोप भी जुड़े हैं। सवाल, पति समर्थ कहाँ फरार है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ट्विशा का पति समर्थ कहाँ है? वो सामने आने से क्यों बच रहा है? जिस दिन ट्विशा की मौत हुई उस दिन के CCTV में वो दिखा था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। इस केस में बनी SIT उसकी तलाश कर रही है। 10,000 का इनाम रखा गया है। सास गिरिबाला को जमानत मिल चुकी है। मुख्य अभियुक्त और ट्विशा का पति समर्थ सिंह इस वक्त कहां है? इसका जवाब SIT की उन 6 टीमों के पास भी नहीं है जो उसको खोजने में इस वक्त जुटी हुई हैं। परिवार इस बात से भी हताश है कि जब समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस दहेज का मामला बना रही थी और वो तब सामने था, तो क्यों उसे तब गिरफ्तार नहीं किया गया? समर्थ सिंह खुद एक क्रिमिनल लॉयर है और वो जानता है कि ये कितना कड़ा कानून है और उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो सकती थी। ऐसे में उसने बेहतर समझा कि वो यहाँ पूरे सीन से ही गायब हो जाए और इसका फायदा अब उसको मिल रहा है। परिवार के इन आरोपों का जवाब इस वक्त SIT की टीम के पास तो नहीं दिखता। ट्विशा के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं है, वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी। आरोप है कि ससुराल वालों के रसूख के चलते जांच प्रभावित की जा रही है। भोपाल में अनुराग द्वारी और हरप्रीत कौर के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया। और ट्विशा केस में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विशा केस की CBI जांच हो सकती है। राज्य सरकार CBI जांच के लिए पत्र लिखने जा रही है। ट्विशा का परिवार मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला है। वो पहले से ही ट्विशा का परिवार इस बात की गुहार लगा रहा है कि इस मामले की जांच जो है वो CBI के हवाले कर दी जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं है कि उन्हें न्याय यहाँ से मिल पाएगा। तो यहाँ पर अब CBI जांच हो सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी सिकता देव हमारे साथ जुड़ गई है इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। सिकता, एक बड़ी राहत हो सकती है इस परिवार के लिए, क्योंकि लगातार वो CBI जांच की मांग कर रहे थे। क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है?
बिल्कुल, ये परिवार कई मोर्चों पर अपनी बात सुनवाने के लिए दर दर पिछले कई दिनों से भोपाल में भटक रहा है और आज उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से आखिरकार हो गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन उन्हें जरूर दिया गया है कि राज्य सरकार चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर सकती है। इस बीच में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर आज ये परिवार सुबह पहुंचा था दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर एक जुडिशियल डायरेक्शन के लिए। इस सुनवाई के बाद इस वक्त बताया जा रहा है कि अंदर ऑर्डर लिखा जा रहा है। देखना होगा कि क्या ये फैसला इस परिवार के पक्ष में आता है, क्योंकि लगातार ये परिवार कह रहा है कि उसे जांच और दूसरा पोस्टमार्टम इस राज्य के बाहर चाहिए, भोपाल से बाहर चाहिए। तो इसी गुहार के साथ इस अदालत में ये परिवार आज सुबह पहुंचा था। उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। तो देखना होगा कि आखिर अदालत इस मामले पर क्या कहता है और क्या ये केस आगे ट्रांसफर हो सकता है, क्या इस अदालत के जुरिस्डिक्शन में ये मामला बनता है। ये तमाम सवाल हैं जिसके बीच इंतजार किया जा रहा है कि आदेश जल्द से जल्द ये अदालत सुनाए, लेकिन परिवार कह रहा है कि उसे दूसरा पोस्टमार्टम जरूर चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि इस पिटीशन के सुनवाई से पहले अदिति आज सुबह भोपाल पुलिस की तरफ से एसआईटी की टीम की तरफ से एक चिट्ठी मिली इस परिवार को कि अब एम्स भोपाल इस शव को रखने में असमर्थ है, क्योंकि ऐसी सुविधा उसके पास नहीं है। -80 डिग्री का अरेंजमेंट चाहिए, उसके पास सिर्फ -4 डिग्री का अरेंजमेंट या सुविधा है। ऐसे में वो गुजारिश कर रहे हैं परिवार से कि इस शव को वो तुरंत ले ले, क्योंकि पुलिस इसे सौंपना चाहती है। लेकिन परिवार कह रहा है कि जब तक दूसरा पोस्टमार्टम नहीं होता, इस जांच की, इस हत्या और इस आत्महत्या की पूरी तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो इसका दाह संस्कार नहीं करना चाहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आज अदालत के फैसले के बाद ये परिवार क्या सोच रहा है, क्योंकि हकीकत यही है कि शव मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगर सुविधा नहीं है एम्स की मॉर्चरी में तो शव की हालत ख़राब भी हो सकती है। दीदी बिल्कुल सकता है, आप नजर बनाए रखिए, इंतजार करेंगे, फैसला आएगा तो आप पर हम दोबारा लौटेंगे यहाँ पर। और सवालों और आरोपों के बीच त्रिशा का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया। बॉडी भोपाल के एम्स अस्पताल की मॉर्चरी में रखी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि डेड बॉडी की हालत लगातार बिगड़ रही है, वो डिकम्पोज हो रही है, परिवार उसे लेकर जाए। लेकिन परिवार का यहाँ पर ये कहना है कि ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली जमानत ने भी कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले पर खड़े कर दिए। जहां 1 साल पहले यानी 12 मई 2025 को त्रिशा के ससुराल मायके में खुशियां थी, वहां ठीक 1 साल बाद 12 मई 2026 आते आते सब मातम में बदल गया। 12 मई को त्रिशा की मौत हो जाती है। पति और सास पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। त्रिशा के माता पिता रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वो दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। 20 मई को भोपाल की अदालत में त्रिशा के परिवार की ओर से दायर की गई दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका पर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस बीच त्रिशा का शरीर अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। वहीं भोपाल पुलिस ने घर वालों को पत्र लिखा है। भोपाल की कटारा हिल्स थाना पुलिस ने आधिकारिक पत्र लिखा है। एम्स भोपाल की मोर्चरी से त्रिशा का शव तुरंत ले जाने का आग्रह किया है। पुलिस ने शव के डिकम्पोज यानी खराब होने की तकनीकी वजहों का हवाला दिया है। त्रिशा का शव 13 मई 2026 से एम्स भोपाल के मुर्दा घर में रखा हुआ है। पुलिस ने साफ किया है कि वर्तमान में शव को एम्स की मोर्चरी में रखा गया है, लेकिन लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत होती है। ये सुविधा एम्स भोपाल के पास मौजूद नहीं है, इसलिए परिजनों से शव की सुपुर्दगी लेने का अनुरोध किया गया है। लेकिन घर वालों का कहना है कि ये सब जांच प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के पीएम रिपोर्ट उन्होंने रिलीज कर दी। प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया टीवी पे और सारी डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए। त्रिशा के घर वाले दूसरा पोस्टमार्टम कराने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली में हो। इस मांग को लेकर बुधवार को त्रिशा का परिवार कोर्ट पहुंचा। पुलिस का कहना है कि उन्हें दोबारा पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में
एससी की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो। और कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है। जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेयरेस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। वो जो है ना, अगर दोबारा पीएम करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है उसके लिए। ऑनरेबल कोर्ट अथॉरिटी है तो, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा शर्मा ने सुसाइड किया था। लिगेचर रिपोर्ट में भी ये बात साफ हो गई है। वहीं ट्विशा का पति वकील समर्थ सिंह फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पति और सास दोनों पर ही दहेज का केस दर्ज है। सास को जमानत मिल जाती है, पति सामने क्यों नहीं आ रहा है? नामजद एफआईआर हैं, 2 नामजद लोग हैं इस एफआईआर में। एक गिरिबाला सिंह जो डीजे रहे, एक उनका लड़का जो क्रिमिनल एडवोकेट है। एक की बेल एंटिसिपेटरी खारिज कर दी गई, एक को दे दी गई। और जो एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर मैडम के फेवर में हुए, उसमें प्रिजम्पशन क्लॉज होता है एविडेंस एक्ट में, उसको न्यायालय ने मानने से मना कर दिया। तो एक एफआईआर में जब 2 नामजद एफआईआर हैं, ये 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। ट्विशा केस में कई तरह की बातें सामने आई हैं। जांच में हीला हवाली भी दिखी। पहले पुलिस घर से वो बेल्ट नहीं ले गई जिससे फांसी लगाई गई। घर के पास ही पुलिस चौकी थी, वहां से किसी को मदद के लिए जल्दी नहीं बुलाया गया। ट्विशा के पति को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। ट्विशा के घर वालों का आरोप है कि जानबूझकर बॉडी को डिकम्पोज करवाया जा रहा है ताकि सबूत मिट सके। ट्विशा के माता पिता और उसके परिवार वाले और साथ ही उसका वकील भी ये बात कह रहा है कि ये उनकी समझ से परे है कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आ गई कि अब एम्स की चिट्ठी का हवाला देकर पुलिस उन्हें उसकी बॉडी को सौंपना चाहती है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस अस्पताल में, एम्स भोपाल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित प्रिजर्व करके रखा जा सके? जैसा कि चिट्ठी में कहा गया है, -4 डिग्री तक का ही इंतजाम है, लेकिन अगर लंबे समय तक बॉडी को, इस शव को प्रिजर्व करके रखना है तो -80 तक का इंतजाम करना होगा, जो भोपाल में इस वक्त मुमकिन नहीं है। ट्विशा के लिए इंसाफ की मांग बढ़ती जा रही है। दिल्ली से भोपाल तक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बुधवार को भोपाल में सेना के पूर्व कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ट्विशा केस की सही जांच की मांग की। भोपाल से अनुराग द्वारी और अजय के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में है, जहां से उन्होंने इटली के साथ होने वाले समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इटली और भारत के बीच रिश्ते कितने बेहतर मोड़ पर हैं। और ये आप गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है इटली में। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़े समझौते हुए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री का एक खास तोहफा जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो भी वहां पर मौजूद थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री दोनों देशों के, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है, सालों से हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध और बेहतर हुए पहले से, और आज बड़े समझौते भी हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज का जो समझौता हुआ है उस पर यह भी कहा है कि ये दोस्ती और नया उत्साह है। लेकिन इन बातों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो है ये तस्वीर, जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की केमिस्ट्री जो है वो दिखाई दी। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good coffee. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी वैश्विक कूटनीति के मंच पर गंभीर चेहरों और सख्त बयानों के बीच ये ऐसी केमिस्ट्री है जो हर बार कैमरे के सामने आती ही इंटरनेट का पारा बढ़ा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री इसी की बानगी है।
एक बार फिर वैश्विक मंच से दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी तस्वीरों और वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड को दोबारा जिंदा कर दिया है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Man. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Man. प्रधानमंत्री की तरफ से इस अनूठे गिफ्ट के बाद इस तस्वीर को सोशल मीडिया यूजर्स ने इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट बता दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Man. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Man. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले खास तोहफे के लिए सोशल मीडिया पर आभार जताया। मेलोनी ने ट्वीट कर लिखा, गिफ्ट के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट क्यों गिफ्ट की, इसके पीछे साल 2024 का G7 समिट के दौरान मेलोनी का बयान है। तब पीएम मेलोनी ने इटली और भारत के गंभीर रिश्तों को बयां करने वाला बयान देते हुए मेलोनी और मोदी को एक टीम बताया था और नाम दिया था टीम मेलोडी। उस समय भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर हॉट सर्च बन गया था। ये तस्वीरें सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच की समझ का परिणाम नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच गहरे होते रिश्तों को भी दर्शाती है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें भी पीएम मोदी और पीएम मेलोडी की आपसी समझ की केमिस्ट्री को दिखाने के लिए काफी हैं। रोम की चमचमाती रात, ऐतिहासिक कोलोसियम की रोशनी और दो बड़े नेताओं की खास मुलाकात। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किसी बड़े दोस्त के आने जैसा दिखा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद पीएम मोदी को रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक जगह कोलोसियम घुमाया। कोलोसियम में भी दोनों के बीच दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर चर्चा हुई। इससे पहले दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया और कार में सफर भी किया। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, रोम पहुंचने के बाद पीएम मेलोनी के साथ डिनर का मौका मिला। इसके बाद हमने ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आज होने वाली हमारी बातचीत का इंतजार है, जहां भारत इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा रहेगी। तो दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोम पहुंचने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। मेलोनी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की तरफ से एक ब्लॉग भी लिखा गया है जिससे दोनों देशों के नेताओं की आपसी समझ को आसानी से समझा जा सकता है। पीएम मोदी और मेलोनी के बीच ये 8वीं मुलाकात है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान खींचा हो। लेकिन इस बार की सेल्फी कुछ खास ही है। असल में इस सेल्फी में दोनों देशों के पीएम के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है, जो न केवल उनकी आपसी समझ बल्कि भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों की गवाही भी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बरेली हिंसा से जुड़ी हुई। 26 सितंबर 2025 को हिंसा हुई थी बरेली में। इस मामले में सभी मामलों की चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। तौकीर रजा समेत 94 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई और पुलिस ने तौकीर रजा को ही आरोपी बताया है। तौकीर रजा पर सख्त कार्रवाई की तैयारी अब यहाँ पर की जा रही है। मुख्य आरोपी के तौर पर तौकीर रजा का नाम रखा गया। उसके समेत 94 आरोपियों को चार्जशीट यहाँ पर किया गया है। मॉनिटरिंग सेल जो है वो कानूनी पैरवी यहाँ पर अब तेज अपनी आगे करती हुई नजर आएगी। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। रणवीर, ये एक बड़ा मामला था। अब जब इस मामले में रणदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप, सभी मामलों की चार्जशीट अगर दाखिल हो गई है तो तौकीर रजा समेत 94 आरोपी हैं। क्या क्या मामले इन पर दर्ज थे, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर आगे होती हुई नजर आएगी? इसमें 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें सभी तरीके के मामलों में तौकीर मियां को जोड़ दिया गया है और साथ ही इसमें 94 आरोपी इसमें के खिलाफ मुकदमा में चार्जशीट लगाई गई है।
और इसमें जो मॉनिटरिंग सेल लगाई गई है जिसकी वजह से इनको जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलाई जा सके और ये जल्दी बाहर ना आ सके और इनको जल्दी जमानत भी ना मिल सके, इस तरीके से पुलिस ने अपना मॉनिटरिंग सेल को तैयार किया है और उनकी एक एक चीज को कोर्ट के सामने वो रखेंगे ताकि उनको पैरवी अच्छे से की जाएगी, ताकि उनको सारी चीजें बताई जा सके जज को कि इन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से इन्होंने वहां बैठे बैठे ही लोग भीड़ इकट्ठी की थी और भीड़ इकट्ठी करके वहां पर जो हिंसा हुई थी वो उसमें इन लोगों का ही पूरी तरीके से हाथ था। ये पूरी तरीके से साबित हो गया है, मतलब इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया रणदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मॉनिटरिंग सेल जो है वो इस पूरे मामले में कानूनी पैरवी को तेज करेगी, लेकिन तौकीर रजा जो है उस पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देख रहा है इंडिया में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।